मित्रों, पिछली सीरीज में हमने 1882 से 1902 ईस्वी की शिक्षा पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आगे बढ़ने से पहले इस काल में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को जानना जरूरी है। इसलिए इस अंक में हमने लॉर्ड कर्जन के प्रयासों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। अब आगे। जॉर्ज नथानियल कर्जन का जन्म केडलस्टन हॉल में हुआ, जो इंग्लैंड के एक ब्रिटिश राजनेता और विदेश सचिव थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल के उपरांत पदभार ग्रहण किया तथा कर्जन वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। वह 39 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वायसराय बने। गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व कर्जन ने भारत 4 बार, सीलोन, अफगानिस्तान, चीन, पर्शिया, तुर्किस्तान, जापान और कोरिया का दौरा किया था। अपने इसी भ्रमण में सामान्यतया एशिया और मुख्यतः भारत की राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करने का भी उसको अवसर प्राप्त हुआ था। इन परिस्थितियों का अध्ययन करते समय उसको भारत की महत्ता का अनुभव हुआ था और उसने यह अनुभव किया था कि भारत का प्रभुत्व संपूर्ण एशिया पर छाया हुआ है तथा भारत के कारण ही इंग्लैंड की इतनी उन्नति हो सकी है। लॉर्ड कर्जन पश्चिमी सभ्यता को बड़ी उच्च कोटि की मानता था। उसका दृढ़ विश्वास था कि एशिया का कल्याण पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के बिना संभव नहीं। वह समझता था कि प्रत्येक अंग्रेज का कर्तव्य है कि वह प्राच्य प्रदेशों को सभ्य बनाए। इस कार्य के लिए वह अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा ही नहीं अपितु विस्तार भी आवश्यक समझता था। परंतु उसकी यह आकांक्षा तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक इन देशों की सेवा करने का उसे अवसर न प्राप्त हो। लॉर्ड कर्जन धुरंधर विद्वान तथा प्रतिभाशाली एवं कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। वाइसराय के पद पर 7 वर्ष तक भारतवर्ष में रहकर उसने ब्रिटिश शासन को दृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किया। भारतीय शासन में अनेक सुधार किए और अपने इस अल्पकाल में उसने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, प्रत्येक विभाग के संबंध में उसको जानकारी थी और शासन का कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिस पर उसको अमिट छाप न पड़ी हो। शायद ही कोई ऐसा दिन था जबकि कमीशन न बैठता रहा हो या शासन सुधार के लिए कोई कार्य न किया जाता रहा हो। परंतु दुर्भाग्यवश इसे अपने कार्यों का फल देखने का अवसर न प्राप्त हो सका। सन 1903 ईस्वी में वह फिर वाइसराय के पद पर नियुक्त हो गया था, परंतु तत्कालीन सेनानायक लॉर्ड किचनर से मतभेद हो जाने के कारण उसे त्यागपत्र देकर इंग्लैंड चला जाना पड़ा। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इतना बड़ा विद्वान, कार्यपटु एवं राजनीतिज्ञ होते हुए भी वह भारतीयों के हृदय में तनिक भी स्थान न प्राप्त कर सका। वह ब्रिटिश साम्राज्य एवं पाश्चात्य सभ्यता का इतना कट्टर समर्थक था कि उसके समक्ष वह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को तुच्छ एवं हेय समझने लगा था। पाश्चात्य सभ्यता की इस धन्य भावना से प्रेरित लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के चरित्र संबंधी कुछ ऐसी बातें कहीं कि भारतीय उसे सहन न कर सके और उसका कड़ा विरोध किया। भारत में फैलती हुई राष्ट्रीयता की लहर को मोड़ने का उसने अथक परिश्रम किया, परंतु यह लहर और वेगवती हो गई। भारतीयों के मन में उसके प्रति घृणा पैदा हो गई। भारतवर्ष से लौटने के पश्चात लॉर्ड कर्जन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त हुआ और फिर मंत्रिमंडल में कई पदों पर रहा। लॉर्ड कर्जन के आने के समय देश की दशा, जिस समय लॉर्ड कर्जन भारतवर्ष आया उस समय भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की लहर तीव्र गति से दौड़ रही थी। अब भारतीयों को अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और देश की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया था। जबकि लॉर्ड कर्जन भारतीय सभ्यता का विरोधी तथा अंग्रेजी सभ्यता का समर्थक था, अतः वह भारतीयों का विश्वासपात्र न बन सका। उसके आने के समय ही एक सर्वव्यापक महामारी और 2 भयंकर अकाल पड़ चुके थे और शिक्षा की दशा भी अच्छी न थी।
क्योंकि उस समय तक वे ही विद्यालय जीवित थे जिनकी आर्थिक दशा अच्छी थी। इस प्रकार स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही थी। भारत आने के 5वें वर्ष सन 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा संबंधी अधिवेशन किया, क्योंकि भारतीय शासन के पुनर्संगठन के लिए वह शिक्षा को आवश्यक समझता था। अतः सर्वप्रथम उसने इसी ओर ध्यान दिया। इस अधिवेशन में सभी प्रांतों के शिक्षा संचालकों को ही आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गिने चुने लोग भी बुलाए गए थे। यह अधिवेशन लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था और 15 दिनों तक चलता रहा। इस अधिवेशन में भारतीय प्रारंभिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और 150 प्रस्ताव पास किए गए। शिमला अधिवेशन में भारतीय शिक्षा के हर पहलू पर विवेकपूर्ण विचार किया गया था और इसी के फलस्वरूप सन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय कमीशन पास हो गया। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लॉर्ड कर्जन के विचार गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों थे। कर्जन चाहता था कि प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में बालकों में योग्यता भी हो और उनकी संख्या भी बढ़े। कर्जन ने स्वीकार किया कि ब्रिटिश सरकार अभी तक सार्वजनिक शिक्षा की उपेक्षा करती आई है। उसका कथन था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। अभी तक लॉर्ड मैकाले की नीति के कारण मातृभाषा को प्रश्रय न मिल सका था। लॉर्ड कर्जन ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है। केवल शिक्षा के द्वारा ही सार्वजनिक मानसिक अंधकार को दूर करके उनको प्रकाश दिया जा सकता है। अविश्वास, अंधविश्वास, असंतोष, दया, दुख की जड़ अज्ञान में है। अतः ज्ञान से इसे दूर किया जा सकता है। भारतीय जनता को हम जितना ही शिक्षित बनाएं, उतना ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगी तथा राजनीतिक जीवन के लिए लाभकारी हो सकेगा। कर्जन का विचार था कि अधिक कठिनाइयों के कारण ही प्राथमिक शिक्षा शोचनीय दशा को पहुंची है। अभी तक सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में बहुत ही कम रुपया व्यय किया है। सन 1901 से 2 में प्रांतीय सरकार द्वारा प्रदत्त एवं स्थानीय कोष द्वारा स्वीकृत दोनों धनों को मिलाकर कुल 6302601 रुपए ही प्राथमिक शिक्षा पर व्यय हुए थे। प्राथमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने पर्याप्त धनराशि की स्वीकृति दी और विद्यालयों को तत्कालीन महामारी एवं अकाल से मुक्त किया। अब जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं को संपूर्ण खर्च का 50% मिलने लगा, जबकि पहले केवल भाग मिलता था। फलत 10 वर्ष में ही प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई। कर्जन के अनुसार भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को सरल बनाकर बड़ी गलती की थी। सरल बनाने की अपेक्षा प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम वृहत होना चाहिए। कर्जन ने पाठ्यक्रम में 3 R अर्थात लिखना, पढ़ना और अंकगणित के अतिरिक्त कृषि भी सम्मिलित कर दिया। किंडरगार्टन और ऑब्जेक्ट पद्धति को लागू करने की सिफारिश की। उसने कहा कि इस पद्धति से भारतीयों के मस्तिष्क के तमाम दोष दूर हो जाएंगे और अनुभव के आधार पर उनमें तर्क शक्ति का संचार होगा। कर्जन के भारत आने के समय तक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का कोई समुचित रूप साधन न था। कर्जन ने प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश की। उसने कहा कि प्रशिक्षण विद्यालयों में अन्य विषयों के साथ कृषि भी एक विषय होना चाहिए। सन 1882 और 1902 की अवधि में माध्यमिक शिक्षा में सराहनीय प्रगति हुई। हाई स्कूल की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु इनकी शिक्षा में अनेक दोष से। अतः यह शिक्षा उतनी लाभकारी न हो सकी जितनी की आशा थी। इन स्कूलों में सुधार की आवश्यकता थी। कर्जन ने इन विद्यालयों के सुधार के लिए कई सुझाव रखे, परंतु कर्जन के इन सुझावों का तात्पर्य विद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करना था। साथ ही वह स्कूलों का स्तर भी कुछ ऊपर उठाना चाहता था। शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति भारतीय शिक्षा आयोग ने सन 1882 ईस्वी में शिक्षा अनुदान के नियम बनाकर उसमें सुधार करने की सिफारिश की थी।
जिन स्कूलों को सहायता प्रदान की जाती थी उन्हें शिक्षा विभाग के नियंत्रण में रहना अनिवार्य था। जिन स्कूलों को यह सुविधा न प्राप्त थी उन पर शिक्षा विभाग का किसी भी प्रकार का नियंत्रण न था। ऐसी दशा में स्वाभाविक था कि वे अपनी इच्छानुसार सारा कार्य करें। एक नियम न पालन करने के कारण सभी स्कूल अपना अपना राग अलाप रहे थे। फलत इनमें ऐसे दोष आ गए थे जो शिक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक थे। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि यह प्रथा सर्वथा अनुचित है। सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के स्कूलों पर शिक्षा विभाग अपना नियंत्रण रखेगा। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर सन 1904 ईस्वी में सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनसे विद्यालयों का ध्यान रखा जा सके। इस प्रकार सन 1904 के पश्चात गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने की प्रथा चल पड़ी और सभी गैर सरकारी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का नियंत्रण हो गया। मान्यता प्रदान करने की ये सभी शर्तें सभी शिक्षा विभागों ने अपने यहां अंकित करवा दी। विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृति सन 1904 ईस्वी के पूर्व विश्वविद्यालयों के नियम दृढ़ न थे। कभी कभी वे अस्वीकृत विद्यालयों को भी अपने छात्रों को प्रवेशक परीक्षा में बैठाने के लिए आज्ञा दे देते थे। परंतु 1904 के पश्चात विश्वविद्यालयों के नियम भी कठिन हो गए और उन्होंने भी स्वीकृति के कुछ नियम बनाए। साथ ही साथ यह भी निश्चित कर दिया गया कि अब अस्वीकृत स्कूलों के छात्र प्रवेशक परीक्षा में न सम्मिलित हो सकेंगे। अभी तक शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों की नीति में कभी कभी विरोध हो जाया करता था, परंतु इन नियमों के बन जाने के कारण उसका डर भी समाप्त हो गया। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के पश्चात अब तक उनमें सुधार करने के लिए कोई भी प्रयास न किया गया था। इस अवधि में कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और विश्वविद्यालयों को उनका संभालना भार प्रतीत होता था। इन विश्वविद्यालयों का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय था और सन 1868 ईस्वी में उसका भी पुनर्संगठन हो चुका था। अतः आवश्यक था कि इन विश्वविद्यालयों में सुधार किया जाए जिससे वे अधिक उपयोगी बन सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 27 जनवरी सन 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय कमीशन की नियुक्ति हुई और कमीशन ने लगभग 6 माह में ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। हालांकि यह कमीशन विश्वविद्यालयों में कोई विशेष प्रगति न ला सका, परंतु हाँ, इन्हें शक्तिशाली बनाने में कमीशन ने कुछ उठा न रखा और यदि भारतीय कर्जन के विचारों से सहमत होते तो ये सिफारिशें घोर अधिक लाभदायक हो सकती थी। कर्जन के विरोध का एक कारण यह भी था कि शिमला अधिवेशन की भांति कमीशन में भी कोई भारतीय सम्मिलित न किया गया था। इससे भारतीयों को घोर क्षोभ हुआ। इन दो महत्वपूर्ण कार्यों के समय भारतीयों को अलग रखा गया था। यह देखकर भारतीयों को अनुभव होने लगा कि संभवतः सरकार हमारी उठती हुई राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने का प्रयत्न कर रही है। इस विचारधारा ने उनके विरोध को और बढ़ा दिया। कुछ दिनों पश्चात आयोग में डॉक्टर गुरुदास बनर्जी तथा सैयद हसन बिलग्रमी को भी सम्मिलित कर दिया गया, परंतु उससे कोई विशेष लाभ न हो सका क्योंकि भारतीय क्षुब्ध तो हो ही चुके थे। ईस्वी सन 1902 ईस्वी के विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों के आधार पर ही सन 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालयों के संबंध में कानून पास किया गया, जिसमें कहा गया एक विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहाँ शिक्षण की व्यवस्था भी करें, न कि केवल परीक्षा संस्थाएं ही बने रहें। उनको शिक्षण कार्य के लिए प्राध्यापकों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया तथा यह भी कहा गया कि उच्च ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए वे जो कुछ भी उचित समझें कर सकते हैं। दूसरे विश्वविद्यालय के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। निम्नतम संख्या 50 और उच्चतम 100 तथा ये सदस्य केवल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएंगे, आजीवन के लिए नहीं। विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी शक्ति केवल सिंडिकेट को ही प्राप्त रहे तथा सिंडिकेट में विश्वविद्यालय के अध्यापकों का होना आवश्यक कर दिया गया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कलकत्ता
बंबई और मद्रास के विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या 20 तथा अन्य नए विश्वविद्यालयों की सीनेट के सदस्यों की संख्या 15 होनी चाहिए। इस कानून के अनुसार सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। सन 1857 के कानून के अनुसार विश्वविद्यालय के संबंध में केवल सीनेट ही कानून बना सकती थी। सरकार को उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। परंतु 1904 के कानून के अनुसार सरकार को काफी अधिकार मिल गया। अब सरकार सीनेट द्वारा बनाए कानून को संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती थी तथा यदि वह समय पर कानून न बनावे तो सरकार स्वयं भी कानून बना सकती थी। सन 1904 ईस्वी के अनुसार गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह विश्वविद्यालय के क्षेत्र निश्चित कर दे और वह यह भी निश्चित कर सकता था कि कौन कौन विश्वविद्यालय किन किन कॉलेजों को मान्यता देंगे। उपयुक्त कानूनों के बन जाने से भारतीय विश्वविद्यालयों में काफी सुधार हो गया। सन 1857-60 के कानून के अनुसार सीनेट के सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित न थी तथा के जीवन पर्यंत उसके सदस्य रहते थे। विश्वविद्यालय का मूल्यांकन भारतीय विश्वविद्यालयों का वर्तमान रूप देने का प्रथम प्रयास कर्जन ने ही किया था। विश्वविद्यालय के नियम कठोर हो गए थे और उनका मानना था कि कॉलेजों के लिए नितांत आवश्यक था। अतः यह स्वाभाविक था कि इनका सर्वांगीण विकास हो। अब कॉलेजों ने प्रयोगशाला, रसायनशाला, पुस्तकालय, वाचनालय तथा छात्रावास की व्यवस्था की। इन व्यवस्थाओं के लिए उन्हें पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लॉर्ड कर्जन ने 13.5 लाख रुपए दिए। यद्यपि यह अनुदान प्रांत की जनसंख्या एवं गैर सरकारी कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दी गई थी, फिर भी कॉलेजों में माथातीत सुधार हुए। प्रयोगशाला की व्यवस्था हो जाने के कारण विज्ञान का प्रायोगिक ज्ञान दिया जाने लगा और छात्रावास बन जाने के कारण छात्रों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो गई, जिससे गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हुई। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त कर्जन ने कृषि शिक्षा, कला की शिक्षा, टेक्निकल में विकास किया। प्रयोगशाला की व्यवस्था हो जाने के कारण विज्ञान का प्रायोगिक ज्ञान दिया जाने लगा। छात्रावास बन जाने के कारण छात्रों को अधिक सुविधाएं प्राप्त हो गई, जिससे गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हुई। टेक्निकल शिक्षा, अब तक टेक्निकल शिक्षा संबंधी जितने भी प्रयास हुए थे, वे सभी राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हुए थे। परंतु कर्जन ने टेक्निकल शिक्षा का उद्देश्य भारतीय उद्योगों का विकास ही रखा। कर्जन का विचार था कि विद्यालयों में टेक्निकल शिक्षा के विकास के लिए प्रायोगिक तथा सरल विषय रख ले जाएं। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसे वे भविष्य में व्यवहार में ला सकें। ऐसी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक था कि सरकार कुछ ऐसे भारतीयों को प्रशिक्षित करे जो इस दिशा में पथ प्रदर्शन कर सके। उस समय भारतीयों की ऐसी स्थिति न थी कि वे विदेशों में जाकर टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर सकें और भारत में ऐसी शिक्षा पूर्ण रूप से विकसित न हो पाई थी। अतः कर्जन ने योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देकर टेक्निकल की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा। नैतिक शिक्षा इतिहास देखने के पता चलता है कि कंपनी सरकार धार्मिक मामले में सदैव तटस्थ रहना पसंद करती थी। वह नहीं चाहती थी कि सामान्य विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जाए। भारतीय शिक्षा आयोग ने विद्यालयों में नैतिक शिक्षा संबंधी किसी प्रारंभिक पुस्तक के रखने का सुझाव रखा था, परंतु लॉर्ड कर्जन ने इसका विरोध किया। उसका विचार या कि नैतिक शिक्षा के संबंध में किसी प्रकार की पुस्तक निर्धारित करने से कोई लाभ नहीं। पुस्तक निर्धारित करने का परिणाम यह होगा कि छात्र अन्य विषयों की भांति इसे भी रट लेंगे, परंतु इसका उन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। अतः विद्यालयों में किसी भी प्रकार से नैतिक शिक्षा देनी उचित नहीं। नैतिकता का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप में छात्रों पर पड़ना चाहिए। विद्यालयों का संगठन और केंद्रीय शिक्षा विभाग का निर्माण सन 1854 के संदेश पत्र के आदेशानुसार लगभग सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का निर्माण हो गया था। परंतु केंद्रीय सरकार को शिक्षा संबंधी सुझाव एवं परामर्श देने के लिए कोई ऐसी संस्था न थी और न कोई अधिकारी था। अतः
लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की। उसने सुधार निरीक्षक संचालक का एक नया पद निर्धारित किया। उन्हें लॉरेंस इस पद पर नियुक्त किए गए। इस केंद्रीय शिक्षा विभाग का निर्माण कर लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा को बड़ा लाभ पहुंचाया। पुरातत्व विभाग भारतीय स्मारकों के प्रति कर्जन की बड़ी धास्या थी। इनके संरक्षण के लिए उसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की और सन 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून भी बना। इस कानून के बन जाने से स्मारक सुरक्षित रखे जा सके। मित्रों, सीरीज का उद्देश्य आम भारतीय को भारतीय शिक्षा के इतिहास से रूबरू कराना है। विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में ध्यान दिया गया है। यदि किसी के पास अतिरिक्त ज्ञान है या वो किसी तथ्य से असहमत हैं, तो हम उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान का सागर अथाह है, पर कोशिश रहती है कि संतोषजनक कार्य हो। भारतीय शिक्षा के इतिहास से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। सीरीज पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।